क्योंकि आज का वीडियो हमारा एक एक्यूट मैनेजमेंट ऑफ हार्ट अटैक के बारे में है और उसका मैनेजमेंट एक्चुअली आपको राइट फ्रॉम द बिगनिंग शुरू करनी है। जैसे ही आपको चेस्ट पेन होता है या चेस्ट डिस्कम्फर्ट होता है और उसके साथ अगर स्वेटिंग होती है, मोस्ट कॉमनली देखी जाती है, स्वेटिंग होती है, तो आपको उसको गैस की तरह कंसिडर नहीं करना है। मोस्ट ऑफ द पीपल मीन्स कंफ्यूज हार्ट अटैक विद गैस्ट्राइटिस, है ना। तो वहां पे प्रॉब्लम आ जाती है। तो इसलिए जिस समय आपको चेस्ट पेन होता है वहां से हम शुरू करेंगे कि आपको क्या करना है, राइट। और उसके बाद आप हॉस्पिटल जाते हो, नियर बाई सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल जाते हो, जहाँ पे इमरजेंसी और ट्रॉमा केसेस हैंडल किए जाते हैं, राइट। तो आप जब तक वहां पे पहुंचोगे उससे पहले आपको क्या करना है एज अ पेशेंट, क्योंकि आपको वहां पे जाने में टाइम लग सकता है। तो उस पीरियड, वो पीरियड हमारा बहुत क्रिटिकल होता है, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। तो उस पीरियड में आपको अपने घर पे कुछ मेडिसिन रखनी होती है, पहली बात तो। और स्पेशली अगर आप डायबिटिक हो, हाइपरटेंसिव हो, ऐसी कोई मेडिकल कंडीशन है आपके साथ, तो मुझे ऐसा लगता है वो मेडिसिन आपको रखनी चाहिए। और वो मेडिसिन होता है फर्स्ट ऑफ ऑल नाइट्रेट, है ना, आइसोसॉर्बाइड डाइनाइट्रेट कहते हैं उसे हम। और वो सब लिंगुअल प्रिपरेशन में आता है। सब लिंगुअल प्रिपरेशन का मतलब होता है आपको अंडर द टंग रखना है उस टैबलेट को। उसका भी पर्पस होता है कि क्यों अंडर द टंग रखना है, वो भी मैं बताता हूँ अभी। क्योंकि एक टैबलेट होता है जो ओरल होता है, सिंपली आप उसे च्यू करते हो या सॉलो कर लेते हो, है ना। यहाँ पे वो काम नहीं करना है, यहाँ पे हमें क्या करना है, अंडर द टंग रखना है। और जब हम अंडर द टंग रखेंगे उस नाइट्रेट को, सॉर्बिट्रेट जो भी आप कह सकते हो, वो अंडर द टंग रहने से ये होता है क्योंकि टंग्स के अराउंड जो होता है ना, हमारा वेस्कुलैरिटी बहुत ज्यादा है, ब्लड वेसल का सप्लाई वो बहुत रिच होता है। तो अंडर द टंग रखने से ये होता है कि वो ड्रग डायरेक्टली वहां से एब्जॉर्ब हो जाता है, हमारा ब्लड स्ट्रीम में एंटर कर जाता है। और अगर हम उसे सॉलो कर लेंगे वाटर के साथ, तो वो गट के अंदर चला जाएगा। गट, आई मीन स्टमक इंटेस्टाइन के अंदर जाएगा, वहां पे ब्रेक डाउन होगा, उसका मेटाबॉलिज्म हो जाएगा। तो उसका जो इफेक्टिव डोज है, अल्टीमेटली जो ब्लड स्ट्रीम तक पहुंचेगा, वो कम हो जाएगी और उसका इफेक्ट नहीं आ पाएगा फिर, जो इफेक्ट हमें चाहिए इमीडिएटली। तो इमीडिएट रिस्पॉन्स के लिए, इमीडिएट रिलीफ के लिए, उसके इमीडिएट एक्शन के लिए हमें डायरेक्टली उस ड्रग को ब्लड में पहुंचाना है। तो डेफिनेटली ऐसा तो है नहीं अब सब लोग वो ड्रग को डायरेक्ट ब्लड में इंजेक्ट करेंगे, वो पॉसिबल नहीं है ना इंजेक्टेबल फॉर्म में लेना। इसलिए उसका प्रिपरेशन कुछ ऐसा बनाया गया है कि वो डायरेक्टली आप अंडर द टंग रखेंगे और वो आपके ब्लड स्ट्रीम में एंटर कर जाएगा, क्योंकि ब्लड सप्लाई बहुत रिच होती है उस एरिया में, टंग के अराउंड, है ना। और डायरेक्टली जब ब्लड स्ट्रीम में वो एंटर करेगा तो वो उसका इफेक्ट आपको दिख जाएगा। और वहां पे आपका ये होगा कि जो भी आपको एंजाइना हो रहा है या चेस्ट डिस्कम्फर्ट हो रहा है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हर बार आपको चेस्ट पेन हो, है ना। अगर आप डायबिटिक हो तो कई बार चेस्ट पेन नहीं होता है, उसको हम साइलेंट मायोकार्डियल इन्फार्क्शन भी बोलते हैं, साइलेंट एमआई। क्योंकि नर्व एंडिंग्स डिस्ट्रॉय हो चुकी होती है डायबिटिक्स में न्यूरोपैथी की वजह से, तो पेन नहीं होता बहुत लोगों को। तो इसका ये मतलब नहीं है पेन नहीं हो रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। और कई बार पेन नहीं हो रहा होता है तो उन्हें कोई वार्निंग सिम्टम, ये आप कह सकते हैं कि नहीं आ रहा है, क्योंकि जब तक पेन नहीं होगा पेशेंट को पता नहीं लगेगा, है ना। तो ये वार्निंग सिम्टम मास्क हो जाता है उन लोगों का डायबिटिक पेशेंट में। बट अगर स्वेटिंग है आपको, है ना, पेन नहीं है क्योंकि न्यूरोपैथी है आपको तो पेन नहीं हो रहा, बट अगर स्वेटिंग है, आप रेस्टलेस फील कर रहे हो, एंग्जाइटी हो रही है आपको, पैल्पिटेशन हो रहा है, तो आपको सबसे पहले हार्ट अटैक के बारे में सोचना चाहिए, ना ही गैस्ट्राइटिस सोचना चाहिए, क्योंकि डिनाइल फेज में रहने से आपकी जान जा सकती है ना। क्योंकि गैस्ट्राइटिस अगर होगा तो आप डेफिनेटली, आप इमीडिएट आपकी मौत तो नहीं होगी, है ना। तो अगर गैस्ट्राइटिस आप मानते हो तो इससे प्रॉब्लम ये होगी कि आप मेडिसिन नहीं खाओगे जो हार्ट अटैक के लिए आपको एक्यूट वे में लेना है। अगर आप हार्ट अटैक मानते हो तो आप खा लोगे, ठीक है। तो इसलिए सबसे पहले जो आपको सोचना है जिस डायरेक्शन में, वो हार्ट अटैक होना चाहिए, ना कि गैस्ट्राइटिस होना चाहिए। अगर गैस्ट्राइटिस भी हुआ वो, तो अगर आपने इस दवा को खा भी लिया तो प्रॉब्लम नहीं है कुछ। बहुत से बहुत ये होगा, नाइट्रेट खाने से आपका ब्लड प्रेशर फॉल करता है बहुत जल्द, बहुत जल्दी फॉल करता है ब्लड प्रेशर। तो उससे हेडेक हो सकता है, आपको गिडनेस हो सकता है। इसलिए इस दवा को खाए ना तो आप बैठ जाएं एक जगह, आपको मूव नहीं करना है, वरना आप गिर सकते हो, फॉल हो सकता है, फॉल की बात हो सकता है फ्रैक्चर हो जाए आपको, है ना। तो इसलिए आपको कहीं पे बैठ जाना है, रेस्ट कर लेना है वहां पे, और दवा खा लेनी है आपको, ठीक है। तो हेडेक, गिडनेस, ब्लड प्रेशर फॉल होना, ये सब नॉर्मल है, उसका साइड इफेक्ट है, और उसी की वजह से ही आपको रिलीफ मिलेगा जो भी पेन है, अगर नहीं भी पेन है तो। और उसके साथ साथ
एक दवा होती है एस्पिरिन, जो सभी ने सुना होगा, है ना। एक एस्पिरिन होती है, एक क्लोपिडोग्रेल होती है। एंटी प्लेटलेट्स बोलते हैं इसे। बेसिकली क्या करता है ये, ब्लड थिनर्स आप कह सकते हो लेमन टर्म में। तो इन दोनों की दवा, ये दोनों आती है 300 मिलीग्राम प्रिपरेशन में। अगर नहीं भी है 300 मिलीग्राम, तो 75 मिलीग्राम की जो आती है उसे आपको 4 टैबलेट्स वैसे वैसे लेना है, ठीक है। तो 300 मिलीग्राम हो जाएगा दोनों का। और एक आता है एटोरवास्टैटिन, है ना। और उस एटोरवास्टैटिन को 80 मिलीग्राम लेना होता है। और इसे हम लोडिंग डोज बोलते हैं, क्योंकि एक्यूट हार्ट अटैक इवेंट जब आपको आया वो, तो उस समय आपको लोडिंग डोज लेना है ये सारी मेडिसिन की। नाइट्रेट तो आपने ले लिया, आइसोसोर्बाइड डाई नाइट्रेट या सॉर्बिट्रेट। उसके बाद आपको ये दवा भी लेनी है। अगर आप हॉस्पिटल में नहीं भी पहुंच पा रहे हो, तो आपको ये काम कर लेना है एटलीस्ट। ये फर्स्ट एड में आता है ना। ये मिस नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये काम किए रहोगे आप, तो ऑलरेडी आपको हॉस्पिटल में इस चीज को देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। तो लैप्स नहीं करना है, इस फेज को यूज करना है बेसिकली, क्योंकि जितनी देर आपको हो रही है, आधा घंटा 1 घंटा पहुंचने में लग सकता है, तो उस फेज में आपको ये सारी चीजें अब कर लेनी है, क्योंकि आप कर सकते हो इसको आराम से। इसके लिए आपको डॉक्टर की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। तो ये हो गई बात उसकी। अगर टैबलेट फॉर्म में है एस्पिरिन और प्लेटलेट, ये क्लोपिडोग्रिल और एटोरवास्टैटिन, तो आपको च्यू करके खाना है, क्योंकि च्यू करके आप सॉलो करोगे पानी के साथ, तो थोड़ा जल्दी उसका इफेक्ट आएगा। और अगर वो कैप्सूल फॉर्म में है, तो डायरेक्टली सॉलो कर सकते हो, ठीक है। ये हो गई बात वो उस इमरजेंसी मेडिसिन के बारे में, जो आपको मेडिसिन एक्चुअली इमरजेंट बेसिस पे लेनी सो ये है, राइट। चार मेडिसिन आपने बताई हैं जो लेनी है। राइट, ये 4 मेडिसिन हो गई आपको। ओके। जो नाइट्रेट हो गई वो पेन के लिए हो गया, बेसिकली एंजाइना जिसे हम बोलते हैं, चेस्ट पेन। और अगर चेस्ट पेन नहीं भी है, तो भी आपको ले लेना है, अगर स्वेटिंग हो रही है आपको। क्योंकि स्वेटिंग मास्क नहीं हो सकता आपका, पेन मास्क हो सकता है डायबिटिक न्यूरोपैथी की वजह से, है ना। स्वेटिंग लेकिन होगी आपको, ठीक है। तो स्वेटिंग अगर होने लगे ऑल ऑफ अ सडन, तो आपको सबसे पहले जो क्लिक करना चाहिए वो हार्ट अटैक, ना कि गैस्ट्राइटिस, ठीक है। स्पेशली मैं डायबिटिक्स और ओबीज और ऐसे लोगों के लिए बात कर रहा हूँ, है ना, जो ऑलरेडी किसी मेडिकल कंडीशन के साथ हैं। उनको गैस्ट्राइटिस नहीं सोचना है, उनको हार्ट या अटैक। कईयों को डायबिटीज के बारे में पता ही नहीं होता, बिकॉज नंबर में आ नहीं रहा होता उनके। राइट। या डायबिटीज के बारे में पता नहीं भी होता है, और बहुत लोगों को डायबिटीज नहीं भी होता है, उसके बाद भी हार्ट अटैक आता है उनको, है ना। ऐसा नहीं है कि हर हार्ट अटैक के पीछे डायबिटीज होना, मतलब डायबिटीज की हिस्ट्री होनी जरूरी है। अगर आपकी बॉडी कॉम्पोजिशन सही नहीं है, ओबीज हो, मेटाबॉलिक सिंड्रोम का कंपोनेंट है, ओवरऑल मतलब देख के लगता है, वो फिजिकल अपीयरेंस से पता लग जाता है। स्केलेटल मसल मास कम है, बट सेंट्रल ओबेसिटी है ना। तो वो सारे फिनोटाइप में ना हम देखते हैं कि हार्ट अटैक के इंसिडेंस ज्यादा देखे जाते हैं, जिनके पास मसल मास नहीं है, बट सेंट्रल फैट बहुत ज्यादा है बेली एरिया में। उन लोगों को हार्ट अटैक बहुत आता है। अब देखिएगा, लीन इंडिविजुअल को बहुत ज्यादा हार्ट अटैक आप देखोगे। रिसेंटली भी जितने भी हार्ट अटैक के इंसिडेंट्स हमने देखे हैं अभी, इवन सेलिब्रिटीज में, है ना, वो भी सारे लीन लोग थे। राजू श्रीवास्तव, के जो सिंगर था हमारा, है ना, ये सारे लोग लीन लोगों की ही जान गई है रिसेंटली, लास्ट 2 to 3 years में। तो क्योंकि मसल मास एनफ नहीं होता है, और विसरल फैट होता है सभी के पास, और वो प्रॉब्लम है, उसी की वजह से ऐसा होता है। तो ऐसे लोगों को सबसे पहले हार्ट अटैक के बारे में सोचना चाहिए, ना कि गैस्ट्राइटिस सोच करके और डिनाइल फेज में रहें, पेंटोप्राजोल खा करके बैठे रहें आराम से, है ना। ऐसे नहीं होगा, प्रॉब्लम हो जाएगी आपको। तो जब आप, अब आप, ये काम आपने कर लिया, क्योंकि आप समझदार स्मार्ट हो। बहुत स्मार्ट तो नहीं हो, क्योंकि आप डायबिटीज को आपने कंट्रोल में नहीं रखा था। लो कार्बोहाइड्रेट डाइट, कार्निवोर डाइट को आप कर नहीं रहे थे, तो बहुत स्मार्ट नहीं हो, लेकिन इतने स्मार्ट थे कि हाँ भाई, हमें अगर होगा तो हमें क्या करना है, वो काम आपने कर लिया। उसके बाद आप पहुंचते हो इमरजेंसी डिपार्टमेंट में, है ना, किसी हॉस्पिटल के, ठीक है। तो इमरजेंसी डिपार्टमेंट में आप जैसे ही पहुंचोगे, तो वहां पे जो भी इमरजेंसी मेडिसिन वाले डॉक्टर होते हैं वो आते हैं, आपको अटेंड करते हैं। और क्या क्या चीजें होती हैं उसके बारे में मैं बता रहा हूँ, कहाँ 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 पे लैप्सेस होते हैं और क्या किए जाते हैं, मतलब प्राइमरीली क्या क्या आपको आपके साथ किए जाते हैं इन्वेस्टिगेशन में। तो आप जैसे ही जाते हो, लोग सस्पेक्ट करते हैं ईसीजी, तो सबसे पहले करना है हमें। और क्योंकि पेशेंट का, ऐसे पेशेंट का, हार्ट अटैक वाले पेशेंट का सैचुरेशन फॉल करता है ना। तो SpO2 भी देखते रहना है, मॉनिटर करते रहना है।
जिसे हम कोविड के समय बहुत कर रहे थे मॉनिटर, कुछ ज़्यादा ही कर रहे थे, उतना भी करने की ज़रूरत नहीं थी। दिन भर 24 आवर्स हम लोग पल्स ऑक्सीमीटर लगा के बैठे रहते थे। जहाँ 99 से नीचे जाता था लगता था अरे अब लंग्स हमारा गया और अब हम वेंटिलेटर पे चले जाएँगे, है ना? तो सैचुरेशन एसपीओ2 को देखते हुए आपको उस तरह से आपको मैनेज करना है पेशेंट को। अगर सैचुरेशन फॉल कर रहा है तो डेफिनेटली आपको ऑक्सीजन लगा के रखना है, और नहीं भी फॉल कर रहा है तो भी हम ऑक्सीजन का एक मास्क लगा देते हैं पेशेंट को, क्योंकि ब्लड सप्लाई में कहीं ना कहीं तो कॉम्प्रोमाइज होगा। अगर हार्ट अटैक आया है तो डेफिनेटली ऑक्सीजन का लेवल ड्रॉप कर सकता है ब्लड में, इसलिए हम ऑक्सीजन इनहेलेशन वो स्टार्ट कर देते हैं पेशेंट का। साथ में ब्लड प्रेशर वगैरह भी देखना है, क्योंकि जैसे ही हम वो तो मॉनिटर लगा रहता है, आप जैसे ही जाते हो इमरजेंसी में वो मॉनिटर पे सब कुछ होता है, तो आपको देखना है ब्लड प्रेशर कितना है, क्योंकि आपने नाइट्रेट खाया था, है ना? तो नाइट्रेट आपने खाया होगा तो डेफिनेटली ब्लड प्रेशर आपका लोअर साइड रहेगा उस जिस समय आप इमरजेंसी डिपार्टमेंट में पहुंचोगे। तो लेट्स से आपका ब्लड प्रेशर 90/60 है या फिर 85/70 पे भी होता है। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर हो सकता है आपका 70 पे भी, है ना? बट उससे घबराना नहीं है, वो ब्लड प्रेशर आपका तुरंत शूट अप कर जाएगा, क्योंकि ये जो दवा होती है ना नाइट्रेट, इसका इफेक्ट बहुत शॉर्ट लास्टिंग होता है। ड्यूरेशन ऑफ एक्शन बहुत शॉर्ट होता है इसका, बहुत लंबे समय तक काम नहीं करता ये। कितना पीरियड मिलता है हमें, कौन सा पीरियड? मतलब बिटवीन रीचिंग द हॉस्पिटल एंड ईटिंग द मेडिसिन? वो तो डिपेंड करता है आप कब हॉस्पिटल पहुंचोगे, लेकिन आपको इमीडिएटली ये दवा खा लेनी है ना? ठीक है, क्योंकि आपके साथ अभी कुछ इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ है ना, तो आप वेट तो नहीं करोगे किसी इन्वेस्टिगेशन का कुछ भी। मेडिसिन आपको जितनी जल्दी हो सकता है आपको खा लेनी है, और मैं तो ये कहता हूँ कि सभी को अपने पॉकेट में रखना चाहिए उस मेडिसिन को। जो भी डायबिटिक हैं, जो भी ओबीज हैं, जिनकी डाइट अच्छी नहीं है, लाइफस्टाइल अच्छी नहीं है, उन लोगों को रखना चाहिए, है ना? देखना चाहिए अपने फिनोटाइप को, देखिए आप मिरर में देखिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि हाँ मैं एक हार्ट अटैक का कैंडिडेट हूँ, तो आपको रखना चाहिए वो मेडिसिन। और सभी को पता है कि आपको मिरर में देख के पता लग जाएगा कि आप हार्ट अटैक के कैंडिडेट हो कि नहीं, है ना? उस रियलिटी को एक्सेप्ट करना है और उसके अकॉर्डिंगली आपको काम करना है ना? वरना आपकी जान जा सकती है कभी भी। और हार्ट अटैक बहुत मैसिव होता है तो आपको थोड़ा भी समय नहीं देता है वो, है ना? कई बार हार्ट अटैक ऐसा होता है, इतना मैसिव होता है कि आपका हार्ट अटैक होकर के वहीं पे कार्डियक अरेस्ट हो जाता है ना? हार्ट अटैक जो हम कहते हैं, वो हार्ट अटैक कहते हैं जहाँ पे क्लॉट फॉर्म हो गया और ब्लड आर्टरी को ऑक्लूड कर दिया, वो बंद कर दिया, पूरी तरह से ऑब्स्ट्रक्ट कर दिया, और फर्दर उस ऑब्स्ट्रक्शन के बाद ब्लड सप्लाई आपको नहीं मिलेगी हार्ट के उस मायोकार्डियम को, उस मसल्स वाले एरिया में। ये हार्ट अटैक। अब इस हार्ट अटैक के बाद अगर किसी का हार्ट बीट ही बंद हो जाए, है ना, बीट करना ही बंद कर दे हार्ट, इसको हम कार्डियक अरेस्ट बोलते हैं, है ना? तो कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक दोनों सेम चीज नहीं है। बहुत लोग बोलते हैं सेम, मतलब किसी को हार्ट अटैक आया है तो बोल देते हैं बस ऐसे ही हड़बड़ी में कि अरे कार्डियक अरेस्ट हो गया उसको। नहीं नहीं, कार्डियक अरेस्ट नहीं होता वो, है ना? हार्ट अटैक आया है, हो सकता है कार्डियक अरेस्ट भी हो जाए, क्योंकि कार्डियक अरेस्ट का मतलब अपना हार्ट अपनी एक्टिविटी को बंद कर दिया, स्टॉप कर दिया हार्ट बीट करना, वो कार्डियक अरेस्ट है। और कार्डियक अरेस्ट जब आपको होगा तो आपको आपके पास आपका पल्स नहीं होगा। जब आप पल्स को पैल्पेट करोगे हाथ पे, है ना, तो वो पल्स नहीं मिलेगा। और उस सिचुएशन में ही हमें सीपीआर देना होता है, कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन जिसे हम कहते हैं, है ना? तो इस अगर आपका ए सिस्टोल में आप चलेगा, मतलब कार्डियक अरेस्ट जिसको हम बोलते हैं, मतलब हार्ट आपका कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा, रिलैक्स नहीं कर रहा, आई मीन बीट नहीं कर रहा, तो वहां पे आपको सीपीआर स्टार्ट करना होगा। इसलिए ये सब फर्स्ट एड में आता है, ये सब सभी को जानना चाहिए। आपके किसी रिलेटिव को, आपके किसी फ्रेंड को अगर हो गया वहीं पे, तो आप किसी को बुलाओगे तो नहीं, आपको स्टार्ट कर देना वहीं पे सीपीआर देना, है ना? तो वो कार्डियक अरेस्ट हुआ, तो हार्ट अटैक कार्डियक अरेस्ट नहीं है, ठीक है? तो हार्ट अटैक आपको हुआ तो ये मेडिसिन की मैंने बात कर दी, फिर आप इमरजेंसी में पहुंचे हो। इमरजेंसी में इमरजेंसी मेडिसिन के डॉक्टर आएंगे, जो मोस्ट ऑफ द टाइम इमरजेंसी मेडिसिन के डॉक्टर डायरेक्टली आपको मिलते नहीं है। कोई मेडिकल ऑफिसर होता है, एमबीबीएस डॉक्टर होता है, जिसको बहुत अच्छी नॉलेज नहीं होती, आइडिया भी नहीं होता कि कैसे मैनेज करना होता है। वो बस बीपी पल्स के लिए बैठा होता है ना? कि बीपी पल्स देखेंगे और हिस्ट्री लेंगे और तब तक कुछ कुछ नोट्स लिखेंगे। हो सकता है इमरजेंसी मेडिसिन वाला डॉक्टर बाद में पीछे से आए, है ना? तो इसलिए अगर आपकी फैमिली में कोई रिलेटिव है, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं देखा हूँ, आप ब्लाइंडली डॉक्टर पे ट्रस्ट नहीं कर सकते हो। अगर आप डॉक्टर हो और आपके किसी फैमिली फ्रेंड या रिलेटिव्स में किसी को हुआ है तो आपको वहां पे रहना पड़ेगा, है ना?
और देखना पड़ेगा कि ये चीजें हो रही हैं कि नहीं। और सिर्फ डॉक्टर होना एनफ नहीं है, आपको मेडिसिन में एक्सपीरियंस होना चाहिए, क्लिनिकल एक्सपीरियंस आपके पास, तभी आप चीजों को समझ पाओगे कि डॉक्टर एक्चुअली जो काम कर रहा है वो सही कर रहा है या नहीं कर रहा, है ना। और वो एक्सपीरियंस मेरे पास है, और मैं जज कर पाता हूँ कि डॉक्टर यहाँ पे गलत कर रहा है, मैं बोल भी देता हूँ डायरेक्टली। और मैंने बोला भी है अपने साथ, मेरे साथ जो इंसिडेंट हुआ है ये। तो जहां जहां पे वो लैब, कहीं की चूक हो सकती है, किसी से भी चूक हो सकती है, किसी के दिमाग से कुछ भी निकल सकता है ना। आपको काम डाउन रहना है और चीजों को बताना है अगर कोई डॉक्टर कुछ मिस कर रहा है तो, ठीक है। क्योंकि ये लाइफ की बात है, किसी की लाइफ की बात है। आपको अलर्ट रहना है और देखना है आपको। अब ये नहीं है कि अरे वो तो इमरजेंसी मेडिसिन का डॉक्टर है, मेरे से ज्यादा जानता होगा, मैं क्यों जाऊं, वो तो हैंडल कर ही लेगा, ये सब नहीं करना है। ये सब करोगे तो फिर कुछ भी हो सकता है। आपको वहां पे रहना है। और अगर आप जनरल मेडिसिन या फिर इमरजेंसी मेडिसिन का एक्सपोजर आपको नहीं भी है, तो आप इस वीडियो को देखो, है ना। आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे मैनेज होता है पेशेंट हार्ट अटैक का। तो इस वीडियो को देख करके आप लोग शेयर करिए, इस वीडियो को शेयर करिएगा, आपके पास नॉलेज होगा कि राइट स्टेप क्या होना चाहिए हार्ट अटैक पेशेंट के मैनेजमेंट में। और कहीं पे भी कोई लैप्स होगा तो आप इस वीडियो को देख करके एक नोट्स तैयार कीजिए और उसको मगअप कर लीजिए, है ना। क्योंकि ये चीज किसी के साथ भी हो सकती है, और जहां पे भी कोई लैप्सेस होगा तो आप डॉक्टर को बोलिएगा कि सर ऐसा नहीं, ऐसा होता है, ठीक है। उस पर्पस के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, है ना। क्योंकि डॉक्टर बहुत लोग हैं, लेकिन इफेक्टिव मैनेजमेंट बहुत कम लोग जानते हैं। तो मेरे साथ ये पर्सनल इंसिडेंट हुआ है, इसलिए मैंने ये सोचा कि ये काम मुझे करना चाहिए, है ना। लोगों को अवेयर करना चाहिए और पता होना चाहिए कि सही क्या है, गलत क्या है, कहाँ पे ओवर ट्रीटमेंट हम कर रहे हैं, कहाँ पे ओवर डिटेक्शन, ओवर डायग्नोसिस की तरफ जाते हैं। और ओवर डायग्नोसिस जब भी होगा ना, तो ओवर ट्रीटमेंट होना ही होना है। अब मैं बताऊंगा ओवर डायग्नोसिस क्या होता है, ओवर ट्रीटमेंट क्या होता है। क्योंकि जब भी आप हॉस्पिटल सेटिंग में एडमिट होते हो, तो ये दो चीजें बहुत कॉमन है, ओवर डायग्नोसिस, ओवर ट्रीटमेंट। और ओवर डायग्नोसिस, ओवर ट्रीटमेंट की वजह से ही हॉस्पिटल सिस्टम रन करता है। क्योंकि हॉस्पिटल आपने खोला है बिजनेस के लिए, इवेंचुअली आपके पास वो टर्नओवर होना चाहिए ताकि आप सभी को सैलरी दे सको, है ना। वरना मुश्किल हो जाएगा हॉस्पिटल चलाना। हॉस्पिटल, होटल, ये सब सेम कैटेगरी में आता है ना। प्राइम जो गोल होता है, प्राइमरी गोल होता है ये सब सिस्टम का, प्रॉफिट निकालना, ठीक है। आपका जो हेल्थ कंसर्न है वो उसका प्राइमरी गोल नहीं है। आपका, आप जिस डिजीज के लिए गए हो सकता है लाइफ आपकी बच जाएगी, लाइफ सेव हो जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सारे लोग मारने के लिए बैठे हैं, बिल्कुल ऐसा नहीं कह रहा हूँ मैं ये कह रहा हूँ आपकी लाइफ सेव होगी, बट आपका जो एक्सपेंस है वो बढ़ेगा, आप पे बर्डन बढ़ेगा। हो सकता है जहां पे आपका मैनेजमेंट 1.5 लाख में होना था, वो बजट चला जाएगा आपका 3 लाख। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि अननेसेसरी का कुछ इन्वेस्टिगेशन हुए और उसके अकॉर्डिंग दवा चली, ठीक है। क्योंकि इतना डिफरेंस इसलिए आएगा क्योंकि ये एक्यूट इमरजेंसी केस था। और अगर आपका हॉस्पिटल स्टे बढ़ता है तो आईसीयू बेड का चार्जेस ज्यादा होता है, जनरल वार्ड का कंपैरिजन आप करेंगे तो आईसीयू बेड पे अगर पेशेंट हमारे 2 दिन 3 दिन एक्स्ट्रा रह रहा है, क्योंकि पेशेंट के साथ रैशनल और मैनेजमेंट नहीं हुआ, कुछ ना कुछ ज्यादा दवा चली, कुछ फालतू के जांच हुए उसके लिए, जबरदस्ती का वो हुआ, तो पेशेंट हो सकता है स्टेबलाइज, जहां पे पेशेंट को 2 दिनों पहले होना था वो डिले हो जाएगा थोड़ा, है ना। तो उस चक्कर में क्या होता है, हॉस्पिटल स्टे बढ़ाते हैं लोग, ये पर्पस होता है। देखिए ये रियलिटी है, मैं ये कोई मतलब मेड अप थिंग नहीं बोल रहा हूं मैं, है ना। ये रियलिटी है, हॉस्पिटल ऐसे ही रन करता है। तो इसलिए मेरा पर्पस क्यों है, मैंने क्यों प्रिवेंटेटिव मेडिसिन को ऑप्ट किया, मेरा एक्सपीरियंस है जनरल मेडिसिन का, इंटरनल मेडिसिन का, मैंने इसलिए किया क्योंकि मैं थोड़ा सा अनॉयड हूँ सिस्टम से, मुझे अच्छा नहीं लगता है ना। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप वहां पे पहुंचे ना, है ना। क्योंकि आप वहां पे पहुंचेंगे तो लूटे जाएंगे, और कम लूटे, उसके लिए ये वीडियो है। अगर आप पहुंच भी जाते हैं वहां तो आप लूटेंगे कम, क्योंकि आपको पता है कि कितना जांच होना चाहिए, कौन सा जांच होना चाहिए, कौन सी जांच की जरूरत नहीं है। आज उस पर मैं डिटेल में बात करूंगा, राइट। क्योंकि मैंने पर्सनली इंटरफेयर किया है बहुत डॉक्टर से कि ये जांच नहीं होगा, यही होगा। डायरेक्टली मैं बोलता हूँ कि ये मैं नहीं कराऊंगा, इसकी जरूरत नहीं है अभी, ये मेडिसिन नहीं चलेगी, ऐसा भी बोलता हूँ। और ये मेडिसिन को अलाउ करता हूँ, हालांकि बहुत सारी मेडिसिन है जिसको मैं चाहता हूँ कि वो ना चले, लेकिन मैं चाहता हूँ कि चलो थोड़ा सा आप अपना मन रख लो,
है ना? ऐसा नहीं लगना चाहिए कि ये तो सारा मतलब सारे मेरे एडवाइस को ही गलत बोल रहा है ना? तो थोड़ा-सा उनके इमोशन को ध्यान में रखते हुए मैं बोलता हूँ कि अच्छा ठीक है चलने दो उसको, लेकिन ये तो मैं नहीं चलने दूँगा, ठीक है? तो आज ये सारे चीज़ों पे मैं बात करूँगा इसलिए। और ये वीडियो देख कर के ना एटलीस्ट ये हो सकता है कि आपके जब कोई नोन अगर एडमिट होते हैं हॉस्पिटल में, किसी भी एक्यूट इमरजेंसी मेडिकल कंडीशन के लिए, हार्ट अटैक की बात नहीं है, किसी भी सिचुएशन के लिए, तो आपको एक गाइड मिलेगा कि कौन से टेस्ट होने चाहिए, कौन से टेस्ट की ज़रूरत नहीं है। और नहीं भी मिलता है, दूसरे केसेस अगर आपके साथ दूसरा मेडिकल कोई कंडीशन है, तो आप कंसल्ट कर लीजिए ना, मुझसे पूछ लीजिए कि सर ऐसे-ऐसे सिचुएशन में मैंने आईसीयू में एडमिशन कराया और अभी ये सारे टेस्ट हो रहे हैं, तो आप मेरे से शेयर करिएगा वो सब रिपोर्ट्स, है ना? वो सब रिपोर्ट्स देख करके मैं आपको बताऊँगा कि हाँ, अब क्या होना है और क्या चीज़ें नहीं हुई हैं और कौन-सी चीज़ फालतू का हो रहा है ना? उसके लिए ये सब वीडियो होता है ना? और ये बहुत इंपॉर्टेंट है आज के समय में, क्योंकि देखिए मॉडर्न मेडिकल सिस्टम जो है ना, यहाँ पे ओवर ट्रीटमेंट, ओवर डायग्नोसिस बहुत ज़्यादा है। ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। और वो ओवर ट्रीटमेंट, ओवर डायग्नोसिस का रीज़न है ज़रूरत से ज़्यादा स्क्रीनिंग करते हैं हम। आप देखिएगा जनरली कैंसर-वैंसर के लिए जो ये लोग लाते हैं गाइडलाइन प्रोटोकॉल की इस एज के ऊपर आपको स्क्रीनिंग कराना ही कराना है, 6 मंथ स्क्रीनिंग, एनुअल स्क्रीनिंग। ये सब एक मनी मेकिंग बिज़नेस है बेसिकली, है ना? इसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं है पेशेंट लेवल पे, पॉपुलेशन लेवल पे। लेकिन आप एनुअली आप स्क्रीनिंग कराते हो, इसका कोई एविडेंस नहीं है कि आप अर्ली डिटेक्ट कर लोगे। मतलब मैं क्या बोलूं, मतलब मेरा आप कहने का मतलब समझ रहे हो, क्योंकि हर एक केस में अर्ली डिटेक्शन जो है ना, पेशेंट को डायरेक्टली बेनिफिट नहीं पहुंचाता है ना? और उसका अर्ली डिटेक्शन अगर नहीं भी हुआ तो कुछ चीजें हम बस यूं ही करते हैं। अगर हमें नहीं भी हुआ और हम हर एक साल अगर एनुअल स्क्रीनिंग इस तरह से करा रहे हैं, तो काइंड ऑफ ये पैसा कहाँ जा रहा है ना? तो आप आपके पॉकेट से जा रहा है ये पैसा। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इस केस में कैंसर के लिए आप स्क्रीनिंग नहीं कराओ, लेकिन ऐसे बहुत सारे हैं, बीमारियां हैं जहाँ पे ये स्क्रीनिंग करने का ना अभी ये एक ट्रेंड चला हुआ है मॉडर्न मेडिकल सिस्टम में, है ना? हर एक चीजों की स्क्रीनिंग कराइए 6 महीने पे, 1 साल पे। मुझे नहीं लगता इसका बहुत ज्यादा बेनिफिट है, जितना ज्यादा क्लेम किया जाता है इसके बेनिफिट को कि आपका मतलब लाइफ सेव हो जाएगा, ये हो जाएगा, नहीं होगा। अगर आपको अपनी डायबिटीज थोड़ी बाद में ही पता चलेगी तो कोई दिक्कत नहीं है ना? इसलिए मैं बोलता हूँ कि वो सब छोड़िए, इन्वेस्टिगेशन अपनी डाइट को ठीक कीजिए पहले, है ना? अगर डाइट सही रहेगी तो इस तरह के स्क्रीनिंग में आपको जाने की जरूरत ही नहीं है। स्क्रीनिंग वही लोग कराते हैं जिनकी डाइट अच्छी नहीं है ना? जिनकी लाइफस्टाइल अच्छी नहीं है। मैं कहाँ कराता हूँ एनुअल स्क्रीनिंग, 6 मंथ स्क्रीनिंग? क्या देखूंगा मैं अपने ब्लड में? कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, यही देखूंगा ना। और तो मुझे कुछ मिलेगा नहीं बहुत ज्यादा कुछ देखने को। तो इसलिए कहता हूँ कि ये सब चक्कर में मत पड़िए, ठीक है?